ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस पढ़ लिया था। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट। ठीक है, अब बात ये है कि ये सिस्ट है जो पेनक्रियाज में बनती है, लेकिन सूडो का लफ्ज़ इसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है? सूडो का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये अमाइलेज रिच मटीरियल का की कलेक्शन होती है और इसको ना ऊपर से इनक्लोज कर रहा होता है फाइब्रस या ग्रैनुलेशन टिश्यू। एपिथेलियम जो है वो इसको कवर नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि ये सूडोसिस्ट है। क्यों सूडोसिस्ट कहते हैं? क्योंकि फाइब्रस और ग्रैनुलेशन टिश्यू इसको कवर करता है, एपिथेलियम नहीं करता। ये नॉन एपिथेलाइज वॉल और फाइब्रस या ग्रैनुलेशन टिश्यू से कवर हुई भी होती है। अब इस सिस्ट के कॉजेज़ क्या हैं? ये एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बाद भी डेवलप हो सकती है, ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के बाद भी डेवलप होती है और ये आफ्टर ट्रॉमा भी डेवलप हो सकती है। तकरीबन इस इनिशियल स्टिमुलस के 4 वीक्स के अंदर अंदर सिस्ट जो है, स्पेशली जो सूडो सिस्ट है, वो हमारे पास बनती है। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स क्या हो सकते हैं? सिस्ट की वजह से पेशेंट को एक मैस फीलिंग होती है इन द एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, सो मैस अगर एक पेशेंट है उसको मैस है एपिगैस्ट्रियम में, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखे तो इसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सूडोसिस्ट भी आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद उसकी हिस्ट्री होती है कि पेनक्रेटाइटिस हुआ था। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत जो है वो पेन हो सकता है। पेन के अलावा मैस की वजह से उसको एपिगैस्ट्रिक फुलनेस जो है वो फील होती है और बहुत अर्ली स्टाइटी हो जाती है, मतलब खाना खाता है तो बहुत जल्दी ना पेट भर जाता है और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं तो सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी किया जाता है। अब एक बात उसने की हुई है कि सम टाइम हमें जो ये सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है और एक नियोप्लाज्म होता है, सिस्टिक नियोप्लाज्म भी होता है पेनक्रियाज का। ठीक है, तो उसके साथ कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमने ये देखना है कि ये सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है या सिस्टिक नियोप्लाज्म है पेनक्रियाज का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इसका फ्लूइड जो है एस्पिरेट कर लेते हैं और फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं कि क्या उसके अंदर एम्ब्रियोनिक कार्सिनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन है या उसके अंदर जो है वो क्या है, अमाइलेज ज़्यादा है। अगर उस फ्लूइड में अमाइलेज ज़्यादा मिल जाए तो इसका मतलब है ये सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है, और अगर CEA ज़्यादा हुआ तो फिर वो सिस्टिक नियोप्लाज्म ऑफ पेनक्रियाज हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनको क्या भी करते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर वो कहता है कि जो सूडोसिस्ट होती है वो कम्युनिकेट कर रही होती है विद द पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये डिमॉन्स्ट्रेट आप ERCP और MRCP पे भी कर सकते हो। अब बात यह है कि हम इस सिस्ट के बारे में क्यों कंसर्न हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्ट जो है वो रप्चर कर सकती है। ठीक है, और रप्चर करेगी तो भी गंदशन सारा फैल जाएगा। सो गट में रप्चर करेगी तो मिलाना कर देगी, पेरिटोनियम में रप्चर करेगी तो पेरिटोनाइटिस कर देगी। ठीक है, सो इसकी जो रप्चरिंग है इफ़ गट के अंदर होगी तो मिलाना है, और पेरिटोनियम में है तो पेरिटोनाइटिस है। प्रेशर लगा रही होती है ये कॉमन बाइल डक्ट पे, और कॉमन बाइल डक्ट पे प्रेशर की वजह से क्या कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर रही होती है और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी करती है। ड्यूडरम पे प्रेशर की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती है। तो ये इसकी सिंपल कॉम्प्लिकेशंस हैं। नाउ लास्ट थिंग आती है मैनेजमेंट। बहुत आसान है, मोस्टली ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, और हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है कब? जब हम ये देखें कि जो सिस्ट है एक तो उसका साइज़ भी ज़्यादा है, मोर देन 6 सेंटीमीटर है, और उसको प्रेजेंट हुए हुए मोर देन 12 वीक्स हो गए हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर वो क्या करना शुरू कर दे, कोई सिम्टम कॉज करी है या फिर वो कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हमने कहा कि वो प्रेशर लगा सकती है एडजेसेंट ऑर्गन्स पे। सो अगर वो प्रेशर लगा रही है, उसके सिम्टम्स हैं, तो फिर 2 ऑप्शन होती हैं कि हमने सर्जिकली इसको क्या करना होता है, ड्रेन करना होता है ना। अब ये जो ड्रेनेज है वो 2 तरीके से होता है, एक एंडोस्कोपिक ड्रेनेज हो सकता है और नंबर 2 हमारे पास ओपन सर्जिकल ड्रेनेज है। बहुत आसान सा है जो ओपन सर्जिकल ड्रेनेज है, उसमें हम सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी सिस्टोजेजनोस्टमी करते हैं। ठीक है, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी या सिस्टोजेजनोस्टमी करते हैं। होता ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि ये पेनक्रियाज है ना, ठीक है, और यहाँ पे एक सिस्ट है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। ठीक है, या यहाँ पे सिस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ सिस्ट है, तो हम स्टमक की इंटीरियर सरफेस को निकालते हैं, खोलते हैं, इसको साइड पे करते हैं, एक बॉक्स फोर्सेप है मेरा ख्याल है उसकी मदद से। हम इधर पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और इनको आपस में जोड़ देते हैं और इसको फिर बंद कर देते हैं, ताकि ये सारा कुछ जो है वो स्टमक में ड्रेन होता रहे, और स्टमक से फिर सारा, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में
ये सारा कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा और बात खत्म। तो ये कंटिन्यूसली सिस्ट इधर ड्रेन होती रहेगी। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टोजेजुनोस्टमी के उसको किसके साथ जोड़ दें, जजनम के साथ। तो मेरी बात समझ आई आपको कि जो सिस्ट होती है उसको हम ओपन करके जो भी आगे ऑर्गन है, चाहे फिर वो स्टमक है या जजनम है, उसके साथ जोड़ देंगे ताकि वो उसमें ड्रेन होता रहे। और एंडोस्कोपी के लिए भी हम लोग स्टंट ही डालते हैं और ये स्टंट हम डाल के उसको क्या कर रहे होते हैं, वही गेस्ट्रोस्टमी या सिस्टोगेस्ट्रोस्टमी या सिस्टोड्यूडेनोस्टमी, यानी स्टंट की मदद से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। सिस्ट को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, हम उस सिस्ट को कनेक्ट करते हैं विद द ड्यूडरम या विद द जजनम, ताकि वो उसके अंदर क्या होती है, ड्रेन होती रहे। क्लियर। तो ये बहुत आसान सा जो है वो इसका सर्जिकल ड्रेनेज है। आइदर एंडोस्कोपी के लिए स्टंट डाल के उनका कनेक्शन बना देते हैं ताकि वो सारा फ्लूइड जो है वो कहाँ जाता रहे, ड्यूडरम और जजनम में, और ड्यूडरम और जजनम से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से बाहर, या फिर हम सर्जिकली ये ओपन करते हैं, कनेक्शन डालते हैं, इसको बंद करते हैं और ये इसमें ड्रेन होती रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट, जो बहुत ही आसान है। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हम शुरू कर लेते हैं, और एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के बारे में बात करते हैं। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का मतलब है कि पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन जो है वो काफ़ी टाइम से है और इस हद तक चली गई कि उसमें इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए। ठीक है, और पेन और परमानेंटली पेनक्रियाज का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। इतनी ज़्यादा उसमें क्रॉनिकली प्रोसेस रहा कि इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो पेनक्रियाज के लेवल पर आ चुके हैं और पेनक्रियाज का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और उस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पेशेंट को डायरेक्ट पेन सा रहता है। ठीक है, अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे तो उसी तरह जहाँ वहाँ पे भी अल्कोहल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था, यहाँ पे भी अल्कोहल जो है वो 60 to 70% क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अल्कोहल के अलावा अगर हम देखेंगे तो 20% वो कह रहा है इडियोपैथिक भी होता है, यानी क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। उसके अलावा आपके पास वही जो गॉल ब्लैडर या स्टोन्स हैं वो हो सकते हैं, या गट डक के अंदर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि पेनक्रियाटिक डिवीजन या एनुलर प्रोसेस है उसकी वजह से। इसी तरह हमने कहा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी क्या हो रही होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, उससे आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, इन्फेंटाइल माल न्यूट्रिशन है या हेरिडिटरी पेनक्रेटाइटिस है जिसमें म्यूटेशन पाई जाती है केटोनिक ट्रिप्सिनोजन जीन 7 के ऊपर, वो भी क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस करता है। ठीक है, सो हमारे पास हेरिडिटरी पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। हेरिडिटरी के अलावा हम देखें तो इडियोपैथिक क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है या ऑटो इम्यून पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। तो जो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल या फिर अदरवाइज ऑटो इम्यूनिटी है। अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो मोस्टली हम कहते हैं कि जी क्रॉनिक में पेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि पेन एक बड़ा प्रोनाउंस सा फीचर होता है और पेशेंट को पेन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम और रेडिएट करता है टुवर्ड द बैक। ठीक है, सो पेन जो है वो बड़ा प्रोनाउंस सा फीचर है और पेन जो है वो कहाँ पे होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है और वो कहता है कि ये रेडिएट करके बैक तक जाता है। ये पेन लाइक एक्यूट पेनक्रेटाइटिस एसोसिएटेड होता है ड्यूरिंग अटैक विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, और इसमें पेशेंट का एनाल्जेसिक अब्यूज़ की बड़ी कॉमन हिस्ट्री होती है कि डॉक्टर साहब दर्द मुझे रहता था, ज़्यादा हो जाता था, तो मैं पेन किलर्स जो हैं वो मैंने बहुत ली हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे पेनक्रियाटिक फंक्शन लॉस हो गया ना, जब पेनक्रियाटिक फंक्शन लॉस हो गया तो पेनक्रियाज ने जो भी एक्सोक्राइन फंक्शन के थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करने थे वो डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है, तो खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या हुआ होगा, मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से पेशेंट की हिस्ट्री होगी स्टिटोरिया, वेट लॉस की। ठीक है, सो मैल एब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सोक्राइन एंजाइम्स फ्रॉम जो कि पेनक्रियाज से आने थे, इसलिए पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस होगा, साथ में बहुत फैटी स्टूल की हिस्ट्री यानी स्टिटोरिया होगा, कैटाबॉलिक बोन डिजीज़ और विटामिन की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट हुई भी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है। तो सेम इन्वेस्टिगेशन इनिशियली बेटे हम लोग क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट जो कि हमने कहा हम अमाइलेज और वो चेक करा लेंगे, और शुरू में भी आपको बताया था कि हम NBT और पाबा टेस्ट करते हैं और सीरम और स्टूल एलास्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हम एक्सरे एब्डोमेन करते हैं और उस पर हमें क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन और स्टोन्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर CT और MRI जो है वो इसलिए करते हैं या MRCP करते हैं ताकि हम जो है वो ग्लैंड के मेन एरियाज़ को आउटलाइन कर सकें, और ERCP मोस्ट एक्यूरेट है। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो MRCP है। ठीक है,
ERCP हम करते हैं और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर रहे होते हैं। उससे भी हमें बहुत डिटेल्स पता चलती हैं कि स्टोन्स हैं या ब्रांचेस हैं या इरेगुलरिटी है या डायलिटेशन है, और अगर हमें बायोप्सी चाहिए हो तो वो भी हम उसकी मदद से ले सकते हैं। सो हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना होगा, एक्सरे करना होगा, CT, MRI, MRCP और ERCP और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम करेंगे। अब बात आती है कि क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की भी लाइक एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या होनी है, इंट्रा पेनक्रियाटिक अगर हम देखेंगे तो वही है कि क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की वजह से भी जो सिचुएशन अभी हमने पढ़ी, सूडोसिस्ट बन जाती है, ठीक है। और सूडोसिस्ट की वजह से फिर आगे अपने मसले हैं कि ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी। उसके बाद थ्रोम्बोसिस जो है स्प्लीनिक वेन की हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, और ये सूडोसिस्ट में भी रप्चर कर जाए और रप्चर करेगी और इरोजन कर सकती है ये विजरल आर्टरीज़ को, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपने याद रखना है कि जो पेनक्रियास का हेड है ना, उस पेनक्रियास के हेड में एक इन्फ्लेमेटरी मास बन जाता है ड्यू टू दिस क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, और उससे बाइल डक्ट स्टेनोसिस होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके अलावा बार बार अगर डक्ट के लेवल पर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो क्या हो सकता है, डक्ट के लेवल पर डक्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकते हैं, डक्ट के लेवल पर डक्ट स्टोन्स जो हैं वो बन सकते हैं, और लास्टली क्या हो सकता है, CA पेनक्रियाज भी हो सकता है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के बाद। ये हो गई पेनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस कि या अंदर सिस्ट बनेगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्ट्रक्चर होंगे, स्टोन बनेंगे, CA हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक को कह रहा है कि ये पेनक्रियाटिक डक्ट में भी लीक कर जाए और एसाइटीज़ कर दे, या सूडोसिस्ट की जो एक्सटेंशन है बियॉन्ड लेसर सैक वो मीडियास्टिनम में, रेट्रोपेरिटोनियम, लेटरल पेरिकोलिक स्पेसेस में जाए और फिर वहाँ पे एडजेसेंट इशू कॉज करेगी, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आती है हमारे पास कि हमने इस क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस को किस तरह से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, और क्रॉनिक केसेस में जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है वो यूजुअली सपोर्टिव होती है, मतलब हम इशू को देख के ट्रीट करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि इन लोगों के अंदर बड़ा मेन इशू होता है क्योंकि एक्सोक्राइन इनडेफिशिएंसी है, तो मैल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और स्टिटोरिया है, और वेट लॉस है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या देते हैं, एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन देते हैं बाहर से पेनक्रियाटिक एंजाइम की, और ये पेनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। उसके बाद हम इनको फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो बाहर से देते हैं। लो फैट, हाई फाइबर और हाई कार्ब डाइट लेने का कहा जाता है, और मीडियम चेन जो टैग्स हैं वो भी इन पेशेंट में दिए जाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 फिर हमारा रीज़न क्या होती है कि इनको हमने कहा पेन बड़ा प्रोनाउंस फीचर होता है, तो पेन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स दे रहे होते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर पेन इररिट्रैक्टेबल है तो CT, एंडोस्कोप, अल्ट्रासाउंड गाइडेड सीलिएक ब्लॉक आपने याद रखना है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 फिर हम कहते हैं कि जो भी कॉज है उसको रिड्यूस किया जाए, यानी स्मोक अगर करता है या अल्कोहल ले रहा है तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और साथ में डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करता है। और 5th चीज़ जो है वो है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ये सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा तब समझ आएगा जब हम विपल्स ऑपरेशन करेंगे, लेकिन सर्जरी हम एंडोस्कोपिक या सर्जिकल डीकम्प्रेशन की जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट की, जो कि फर्दर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेनक्रेटाइटिस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सर्जरीज आपने याद रखना है कब की जाती है, नंबर 1 जब सवेयर इट्रैक्टेबल पेन हो, डायलेटेड पेनक्रियाटिक डक्ट्स हों, बार बार डिजीज़ रिलैप्स कर जाता है, और आपको समझ नहीं आ रही कि वो नियोप्लाज्म है या क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है, या पेनक्रेटाइटिस में कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं लाइक सूडोसिस्ट बन गई है, तो आपने सर्जरी करनी है। कि सर्जरी की इंडिकेशंस आपसे पूछी जाती हैं। सर्जरी का मेन एम यही होता है कि किसी भी तरीके से जो पेनक्रियाटिक जूस है ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट सर्जरी की ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम एंडोस्कोपिक पेनक्रियाटिक स्फिंक्टेरेक्टमी, एंडोस्कोपिक पेनक्रियाटिक स्फिंक्टेरेक्टमी करते हैं। स्फिंक्टर उसका निकालते वो उसको कम करते हैं मसल्स उसके अंदर, ताकि थोड़ा डायलेशन हो जाए। नंबर 2 इफ़ स्टोन प्रेजेंट है तो स्टोन की एक्सट्रैक्शन की जाएगी, उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। और सम टाइम जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्टंट डाला जाता है। स्टंट डालने का यही तरीका फ़ायदा होता है कि वो डक्ट फिर डायलेटेड रहेगी, ठीक है। हमारा मेन एम भी यही है कि डक्ट डायलेटेड रहे और ड्रेनेज जो पेनक्रियाटिक जूसेस का है वो होता रहे। तो इसके लिए हम स्फिंक्टेरेक्टमी कर सकते हैं, स्टोन एक्सट्रैक्शन है या स्टंट प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि स्टोन आपका पेनक्रियाटिक डक्ट में है और पेनक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, फिर पेनक्रियाटिको जेजनोस्टमी जो है वो भी हमें करनी पड़ सकती है, यानी हम पेनक्रियाज को डायरेक्टली जोड़ देंगे विद जेजनम, ठीक है। सो पेनक्रियाटिको जेजनोस्टमी करनी पड़ सकती है।
उसके अलावा एक फ्रेज ऑपरेशन होता है जिसमें पेनक्रियास के हेड को रिजेक्ट किया जाता है और पेनक्रियाटिक जेजनोस्टमी की जाती है। विपल्स ऑपरेशन है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट सीए पेनक्रियाज में बताऊंगी। और अगर डिस्टल पोर्शन इन्वॉल्व है तो उसके लिए फिर हम डिस्टल पेनक्रेटेक्टमी करते हैं। ये डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शन आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको नाम आते हो मोर देन इनफ है। सिफेंट्रेक्टमी है, स्टोन एक्सट्रैक्शन है, स्टंट प्लेसमेंट है, पेनक्रियाटिकोजेजनोस्टमी है और पेनक्रेटेक्टमी है। ठीक है, ये डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस हैं, इनको एक दफ़ा बुक से देख लेना, इसमें कोई कंसर्न हुआ तो मुझसे पूछ लेना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेनक्रेटाइटिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीए पेनक्रिया करना है या एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक नियोप्लाज्म्स करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।